हाँ तो दोस्तों, अपन जो पूरा अपना व्याख्यान हुआ इससे पहले उसमें अपन जो है राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उन फिजियोग्राफिक डिवीज़न में अपन सेमी एरिड या आर्ट्स प्रदेश के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करेंगे जो आर्ट्स प्रदेश है। आर्ट्स प्रदेश के अंदर जो है 4 उप विभाग हैं, सब डिवीज़न हैं। हालांकि कुछ लोगों ने जो है 2 ही इसके विभाग माने हैं, एक शेखावाटी और शेखावाटी को भी लूनी जवाई बेसिन में सम्मिलित किया है। लेकिन अगर आर.एल. सिंह का जो रीजनल जो जोग्राफी है उसको अपन आधार माने तो जो आर्ट्स प्रदेश है, आर्ट्स प्रदेश के अंदर 3 उप विभागों का अपन विचार कर चुके हैं 3 पर। चौथा जो उप विभाग है वह दोस्तों आज लूनी या लूनी जवाई बेसिन है। देखिए दोस्तों, आर्ट्स ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे राजस्थान का बांगड़ या राजस्थान का अर्ध शुष्क प्रदेश फैला हुआ। अर्ध प्रदेश का अपन अगर मैप के अंदर अपन इसकी लोकेशन देखें या विस्तार देखें तो दोस्तों इसका विस्तार कुछ इस प्रकार है, जिसमें जो पहला जो पश्चिमी रेतीला मैदान का जो उप विभाग है वो शुष्क मरुस्थल है और दूसरा सारा का सारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। हालांकि कुछ भूगोलवेताओं ने जो गग्गर बेसिन है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो भाग है, इसको शुष्क प्रदेश में सम्मिलित किया है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको अर्ध शुष्क प्रदेश में सम्मिलित किया है। देखिए दोस्तों, अगर अपन इसको गग्गर बेसिन को अर्ध शुष्क प्रदेश में सम्मिलित करते हैं तो पहला उप विभाग गग्गर का मैदान है, गग्गर बेसिन हो गया। दूसरा उसका उप विभाग शेखावाटी प्रदेश हो गया और तीसरा जो उप विभाग है वो नागौरी उच्च भूमि हो गया। नागौरी उच्च भूमि के बारे में अपने दोस्तों बात करी थी। इसके अंदर सिर्फ नागौर जिले की कुछ उत्तरी तहसीलें, जिनमें मात्र 4 तहसील है, लाडनू, डेडवाना, नागौर तहसील और जायल तहसील, ये 4 तहसील नागौरी उच्च भूमि में सम्मिलित की जाती है। तो दोस्तों, पहला लूनी वो गग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी रीजन, तीसरा नागौरी प्लेन और दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे वो राजस्थान शुष्क प्रदेश या राजस्थान का जो लूनी बेसिन है या लूनी जवाई बेसिन है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो लूनी नदी है ये इस क्षेत्र की या इस उप प्रदेश की सब डिवीजन की मुख्य नदी है और मुख्य नदी होने के कारण इस प्रदेश को लूनी बेसिन या लूनी का मैदानी प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा लूनी की जो मुख्य सहायक नदी है वो जवाई नदी है, तो इसको लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, लूनी और जवाई बेसिन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रदेश का क्या नाम हो गया? लूनी बेसिन, दूसरा लूनी जवाई बेसिन
या गोडवार प्रदेश। दोस्तों, इसके अपन सीमांकन की बात करें, सीमा की बात करें तो दोस्तों देखिए, लूनी बेसिन के उत्तरी भाग में नागौरी उच्च भूमि स्थित है। इसके पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला स्थित है या 50 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन या समदृष्टि रेखा अवस्थित है। और लूनी बेसिन की पश्चिमी जो सीमा है वो दोस्तों 25 सेंटीमीटर समदृष्टि रेखा बनाती है। लूनी बेसिन की जो दक्षिणी सीमा है, ये सीमा जो है पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी सिरोही के द्वारा बनती है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुजरात सीमा स्टार्ट हो जाती है। और ये जो लूनी नदी है, ये इसका उद्गम पहले अपन मैं आपसे चर्चा करते हैं अपन, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका आगे का बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो लूनी नदी है ये सामान्यतः अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। कुछ लोग इसका उद्गम आना सागर को भी मानते हैं और कुछ भूगोलवेत्ता इसका जो उद्गम है वो डायरेक्ट नाग पहाड़ से न मानकर वो मानते हैं एक सागरमती नदी निकलती है यहाँ से। तो सागरमती नदी जो है अजमेर के दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है नाग पहाड़ से, और एक सरस्वती नदी, ये दोनों जो नदियां हैं या नाले हैं, ये दोनों अजमेर के दक्षिण पश्चिम में गोविंदगढ़ है। गोविंदगढ़ कस्बे के पास में सरस्वती और सागरमती दोनों एक दूसरे से मिलती है और मिलने के बाद में इसका नाम लूनी पड़ता है। दोस्तों, प्रारंभ में लूनी कुछ इनिशियल स्टेज पर मतलब बहुत कम दूरी में ये उत्तर की तरफ प्रभावित होती है पहले, उसके बाद में इसकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। दोस्तों देखिए, ये अजमेर के बाद में नागौर में प्रवेश करती है और नागौर में प्रवेश करने के बाद में ये जोधपुर, बाड़मेर, पाली और पाली के बाद में ये जो है जालोर, और जालोर के अंदर जो है, जालोर के इधर जो है ये पश्चिमी सिरोही में भी ये फैली हुई है। इसका कैचमेंट एरिया दोस्तों देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैचमेंट एरिया अपवाद क्षेत्र का मतलब ये है कि कोई भी नदी या नाला है, उस नदी या नाले में कितने एरिया का, कितने भौगोलिक क्षेत्र का पानी आता है, वो संपूर्ण क्षेत्र उस नदी या नाले का अपवाद क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो लूनी नदी है वो मुख्यतः 6 जिलों में इसका अपवाद क्षेत्र फैला हुआ है। पहला जो अजमेर हो गया, अजमेर से उद्गम होता है इसलिए। उसके बाद में नागौर की 3 तहसील जिनमें परबतसर, देगाना और मेड़ता। उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर में 2 तहसीलों में बहती है, एक जोधपुर तहसील खुद और दूसरा बिलाड़ा तहसील। दोस्तों, इसके बाद में ये पूर्वी बाड़मेर में प्रभावित होती है और पूर्वी बाड़मेर के बाद में पाली और जो है जालोर और पूर्वी सिरोही। इस प्रकार कुल 6 जिलों में इसका अपवाद क्षेत्र या कैचमेंट एरिया फैला हुआ है। दोस्तों, इसका जो टोपोग्राफिकल जो फीचर्स है, यहाँ पर जो भू आकृतियाँ या लैंड फॉर्म्स है या टोपोग्राफी है, उनमें वो जो है एलुवियल और सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा निर्मित है। हालांकि कुछ विद्वान सिस्ट, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें भी मानते हैं और इसको भारत के उत्तरी विशाल मैदान का एक्सटेंशन न मानकर जो दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसका विस्तार भी मानते हैं। लेकिन सामान्यतया इसको जो है भारत का उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी विशाल मैदान है, उसी का विस्तार या एक्सटेंशन मानते हैं। दोस्तों,
जो लूनी नदी है इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, खारी मीठी नदी। देखिए दोस्तों, ये अजमेर से उद्गम इसका होता है, उसके बाद में जब बाड़मेर में प्रवेश करती है, बाड़मेर में बालोतरा के पास में लवणता की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। इस कारण ये नदी जो है, जो मीठा पानी लेकर ये बहती है, वो पानी खारा होने लगता है बालोतरा के बाद में। इसलिए जो मीठे पानी की नदी है ये लूनी, वो बालोतरा के बाद में लगातार इसमें लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है और इसमें जो खारेपन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसलिए इस नदी को खारी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, सूखड़ी जो नदी है वो बाड़मेर में इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है और ये जो नदी है वो लूनी में तिलवाड़ा के पास में मिलती है। दोस्तों, इस बेसिन में एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जो अपने स्थानीय है और इसको रोही जो टर्म है, रोही जो शब्द है, वो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। और ये जो है यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि है उसको रोही के नाम से जानते हैं, ROHI, रोही के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विशेष तौर पर जो जालोर है, जालोर के 3 गांव हैं, केरिया, गुड़ाहेमा और चित्तलाना। यहाँ 3 गांव में जो है दलदली, अनुपजाऊ और बाढ़ के द्वारा निर्मित भूमि पाई जाती है। इस दलदली लवणीय भूमि को जो है यहाँ पर जो नेड NAID, नेड और रेल REL, रेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? नहर या रेल के नाम से। और मरुस्थल के दूसरे भागों में इस प्रकार की भूमि को जो दलदली हो, अनुपजाऊ हो, लवणीय हो, उसको जो है टाट या रन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर बालोतरा के बाद में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर इस लूनी बेसिन में कुछ विशेष जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती है। उनमें जो मुख्य जो प्रसिद्ध झीलें हैं वो हैं पचपद्रा, कपराना और सनवर्ला। 3 जो यहाँ पर जो है खारे पानी की झीलें मुख्य हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन में मैंने आप लोगों को बताया कि लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है, लेकिन जो है लूनी के अलावा भी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उन सहायक नदियों के बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैं लूनी के अंतिम स्टेज आप लोगों को बताता हूँ, इसका कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ फैला हुआ राजस्थान में और कहाँ पर इसका जो है कैचमेंट एरिया बाहर फैला है। देखिए दोस्तों, लूनी नदी निकलने के बाद में आप लोगों को बताया कि ये नागौर, बाड़मेर, पाली, जालोर होती हुई ये जो है गुजरात में एंटर करती है। गुजरात के अंदर ये जो है कहाँ तक जाती है? रन ऑफ कच्छ, KUTCH कच्छ, और इसको जो भी लिखते हैं KACHCHA कच्छ, KUTCH भी लिखते हैं और जो है KACHCHA भी इसको लिखा जाता है। तो दोस्तों, मैं जो अपना विचार का बिंदु ये है कि ये नदी कहाँ तक पहुँचती है? रन ऑफ कच्छ। कहाँ पहुँचती है? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में पहुँचने के बाद में ये गुजरात में विलुप्त हो जाती है। लेकिन देखिए दोस्तों, कभी ज़्यादा वर्षा होती है तो ये नदी कहाँ तक पहुँचती है? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी तक ये
अपना जल पहुंचाती है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, ये बरसाती नदी है, साल भर ये नदी नहीं बहती है और ज़्यादातर ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। अपवाद स्वरूप अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो ही ये कच्छ की खाड़ी में जो है प्रवेश कर पाती है, कच्छ की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर पाती है। देखिए दोस्तों, जो लूनी जो नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी है। और जो लूनी नदी है, ये कौन से ड्रेनेज सिस्टम का, राजस्थान में 3 प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं। एक अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, एक बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम और एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों देखिए, अरावली पर्वतमाला के इधर, मतलब अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल कहाँ विसर्जित करती है या किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो वो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। क्योंकि लूनी नदी जो है अरब सागर में या कच्छ की खाड़ी में मिलती है अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो, अदरवाइज ये विलुप्त हो ही जाती है। आप लोगों से मैंने जैसे चर्चा करी। देखिए दोस्तों, जो लूनी नदी है, इसकी जो मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं, आपको मैं अलग से यहाँ पर जो है इसका मैं जो डायग्राम बना के देखता हूँ, बताता हूँ। लूनी नदी अजमेर से निकलने के बाद में थोड़ा नॉर्थ में जो इनिशियली टर्न करती है, बाद में दक्षिण पश्चिम में आती है और इस प्रकार जो है ये बहती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि लूनी बेसिन या शुष्क प्रदेश का ढाल किधर है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। पानी किधर बहता है? पानी बहता है उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ। तो इस प्रदेश का ढाल या तो उत्तर पश्चिम में, या फिर अपन कह सकते हैं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो लूनी नदी का जो ढाल है इस बेसिन में, ये नदी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो इस प्रदेश का ढाल उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की अपन अगर बात करें तो इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो अधिकतर नहीं, लगभग सिर्फ एक सहायक ट्राइब्यूटरी को छोड़कर सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं वो अरावली जो लूनी नदी है, लूनी नदी के लेफ्ट बैंक, मतलब लेफ्ट बैंक पश्चिमी किनारे से मिलती है। देखिए दोस्तों, लूनी नदी की सभी सहायक नदियां इस लूनी नदी के पश्चिमी किनारे से मिलती है या अपना जल विसर्जित लूनी में करती है। सिर्फ एक नदी है जोजड़ी, और ये नदी जो है सिर्फ जोजड़ी नदी जो है नागौर के अंदर एक पांडू गांव है वहाँ से निकलती है। और लूनी नदी में जो है इसके राइट बैंक या अपन कह सकते हैं कि इसके दाहिने किनारे से मिलती है। दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नदी का दाहिनी किनारा कौन सा है या बाएं किनारा कौन सा है या पूर्वी किनारा कौन सा है या पश्चिमी किनारा कौन सा है। आपको डायरेक्शन का सबको पता है कि डायरेक्शन हमेशा ईस्ट इधर है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया और साउथ वेस्ट हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। रही बात दाहिनी किनारे की और बाएं किनारे की, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नदी जिधर से निकलती है या नदी का जिधर से उद्गम होता है उस साइड में अपन अपनी पीठ करके खड़े होंगे और नदी जिधर जा रही है या बह रही है उस डायरेक्शन में अपन को मुंह करके खड़ा होना है। तो अपना फेस किधर रहेगा? जिधर नदी आगे बढ़ रही है। तो जैसे नदी इधर आगे बढ़ रही है, इधर से इसका उद्गम है, तो मैं अगर यूं हो गया तो ये कौन सा किनारा हो गया दोस्तों? इसका लेफ्ट बैंक जो है बाएं किनारा,
और ये राइट बैंक हो गया, दाहिनी किनारा। तो सारी की सारी इसकी सहायक नदियां किधर से निकलती है? लेफ्ट बैंक से सहायक नदियां मिलती है, और सिर्फ राइट बैंक से या दाहिनी किनारे से एकमात्र नदी मिलती है इसकी सहायक नदी, जो जोजड़ी है और पांडु गांव में नागौर में मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जैसे ईस्टर्न विंड्स या ट्रेड विंड्स या वेस्टर्ली विंड्स, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ध्रुवीय पवनें, तो इनका नामकरण कैसे? इनका नामकरण भी सेम वैसे ही है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये मान लो ग्लोब है, आप लोगों को पता है इस एरिया के अंदर ट्रेड विंड्स बहती है, तो या ईस्टर्ली विंड्स बहती है, पूर्वी पवनें, पूर्व दिशा इधर है, इधर पश्चिम है, तो इनकी उत्पत्ति किधर हुई? पूरब, और चल किधर रही है? पश्चिम साइड में। इसलिए इन पवनों की जिस दिशा से उत्पत्ति हुई उसके आधार पर नाम है। जैसे पूर्वी पवनें पूर्व साइड से उत्पन्न हुई तो पूर्वी पवनें, ऐसे ही जो वेस्टर्ली विंड से पछुआ हुआ है वो पश्चिम में उत्पन्न होती है और बहती किधर है? पूर्व साइड में, इसलिए इन पवनों का क्या नाम हुआ? पछुआ पवनें। इसी प्रकार पोलर विंड से ध्रुवीय पवनें, तो उन पवनों का उद्भव कहाँ होता है? ध्रुवों पे, और चलती इधर है, इसलिए उनको ध्रुवीय पवनें। हालांकि पूर्वी पवनें, पश्चिमी पवनें की इनकी जो है प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, और ये जो है प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, बल्कि पृथ्वी की जो मूवमेंट्स है, जो पृथ्वी की जो गतियां हैं, उन गतियों के कारण जो है थोड़ी जो है इनमें जो है जिगजैग टाइप हो जाती है, या इनमें टर्न आ जाता है, घुमाव आ जाता है। दोस्तों आप लोग देखिए, इसी प्रकार जो है जो पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारे की जो अपन बात करें, इसके लूनी नदी की सहायक नदियों के ट्राइब्यूटरीज की, तो देखिए जिधर नदी बह रही है या जिधर नदी आगे बढ़ रही है उधर अपन मुंह खड़ा करेंगे, और जिधर से इसका उद्गम हुआ उधर अपन फीट करेंगे, तो नदी का ये लेफ्ट बैंक और ये राइट बैंक। लेफ्ट बैंक से सारी ट्राइब्यूटरीज मिल रही है लूनी नदी में, और सिर्फ मैंने आप लोगों को उसको बताया कि सिर्फ जोजड़ी जो रिवर है वो लेफ्ट रिवर से वो राइट जो बैंक है या किनारा है उससे मिलती। देखिए दोस्तों, जो लूनी बेसिन है या लूनी नदी है उसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, उनका अपन अगर क्रम वाइज अपन उनका वर्णन करें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेफ्ट जो किनारा, जो राइट जो बैंक है, दाहिनी किनारा है, उसमें जोजड़ी इसमें मिल गई। इसके अलावा सबसे पहले जो इसका पूर्वी किनारा है या फिर इसका जो है बाया किनारा है, उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है, उनकी अपन अगर बात करें, सबसे पहले इसमें लीलड़ी नदी जो सहायक नदी है वो लूनी नदी में मिलती है। देखिए दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम अजमेर में जवाजा से माना जाता है, और ये पाली में लूनिया गांव में ये जो है लूनी नदी में मिलती है। देखिए दोस्तों, दूसरी जो इसकी मुख्य सहायक नदी है वो मीठड़ी है, और मीठड़ी का उद्गम पाली जिले से ही माना जाता है, और इसका जो ये लूनी में कहाँ मिलती है, तो दोस्तों ये बाड़मेर के पवाला गांव में, वहाँ पर जो है ये लूनी नदी में समाहित होती है। दोस्तों तीसरी इसकी जो सहायक नदी है वो है जवाई। जवाई रिवर जो है पाली जिले का गोरिया गांव है दोस्तों, वहाँ से निकलती है, और ये पहले सूकड़ी और खारी नदी को अपने में समाहित करती है, और बाड़मेर जिले में ये लूनी में मिलती है। नेक्स्ट इसकी और एक और इसकी खासियत यह है कि सिरोही जिले का जो शिवगंज है वो जवाई नदी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट जो इसकी सहायक ट्राइब्यूटरीज है महत्वपूर्ण, वो है सागी। सागी नदी का उद्गम सिरोही से माना जाता है, अरावली की पहाड़ियों से, और ये बाड़मेर जिले में लूनी नदी में समाहित होती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इसकी महत्वपूर्ण जो नदी है, सहायक नदी है, वो है बांडी। बांडी नदी जो है पाली से निकलती है, और पाली जिले में ही ये जो है लूनी नदी में
समाहित हो जाती है। बांडी जो नदी है, आप लोगों को इसमें दुविधा में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बांडी एक जो रिवर है वो ईस्टर्न राजस्थान में भी है, लेकिन बांडी जो है लूनी नदी की सहायक नदी भी है और बांडी नदी के तट पर ही पाली जो शहर है वो स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट जो इसकी सहायक नदी है वो सूगड़ी है और सूगड़ी नदी जो है सूगड़ी नदी के तट के ऊपर जो है जालोर जो सिटी है वो बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जालोर कौन सी नदी के तट पर है, या पाली कौन सी नदी के तट पर है, या सिंहगंज कौन सी नदी के तट पर है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, इस पे आप लोगों को जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अब दोस्तों देखिए, लूनी जो बेसिन है इस पर अपन ने हालांकि बहुत ज़्यादा अपने विस्तार से चर्चा नहीं करी, लेकिन जितना संभव हो सका, क्योंकि समय अभाव के कारण जो है इसके, क्योंकि दूसरी क्लासेस के जो चैप्टर हैं या लेक्चर हैं वो भी तैयार करने पड़ते हैं, तो इसमें जो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में ये पार्ट फर्स्ट में जो ये चलती है उस हिसाब से जो है ये अपन ने इस पर चर्चा करने की कोशिश करी है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर अपन ने चर्चा की। निश्चित रूप से आप लोगों ने इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को एंजॉय किया होगा और आगे जो है आप निरंतरता इसमें बनाए रखें। घर में भी इसको आप जो है तैयार करें, टेक्स्ट बुक भी पढ़ें, न्यूज़पेपर्स में नई नई जो है इन्वेस्टिगेशंस आते रहते हैं, नई नई खोज आती रहती है, उनको भी आप लोग लगातार पढ़ते रहें। और जो है आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।